आखिर ऐसा क्या हुआ कि $2000 हर महीने कमाने वाले निकोला टेस्ला को पेट भरने के लिए गड्ढे खोदने की जरूरत पड़ी? क्यों टेस्ला को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया? क्यों थॉमस एल्वा एडिसन टेस्ला के दुश्मन बन गए? और क्या था नंबर 369 का राज? आपको सब कुछ पता चलेगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। टेस्ला का जन्म जुलाई 1856 में क्रोएशिया के सिमिलजन गांव में हुआ था, जो कि उस समय ऑस्ट्रियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। इनके पिता ऑर्थोडॉक्स चर्च में प्रीस्ट थे, जो कि टेस्ला को भी प्रीस्ट बनाना चाहते थे। टेस्ला बचपन से इडियटिक मेमोरी के धनी थे और बड़ी बड़ी कैलकुलस इक्वेशन ये दिमाग में ही हल कर दिया करते थे। इसकी वजह से टीचर्स कई बार एग्जाम के दौरान पे इनकी चेकिंग भी करते थे। पढ़ाई में इनका इतना मन लगता था कि ये सुबह 3 बजे से लेकर के रात की 7 से 8 बजे तक लगातार पढ़ते रहते थे, जिसकी वजह से 4 साल का ग्रेजुएशन इन्होंने सिर्फ 3 साल में कंप्लीट कर दिया था। टेस्ला के इंपीरियल रॉयल टेक्निकल कॉलेज के टीचर इनको स्टार ऑफ फर्स्ट रैंक भी कहते थे और साथ में इनके पिता से ये चिंता भी व्यक्त करते थे कहीं ज़्यादा पढ़ने की वजह से टेस्ला की तबीयत ना खराब हो जाए। 24 साल की उम्र में टेस्ला ने बुडापेस्ट की एक टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी को ज्वाइन करा था। ये कंपनी अंडर कंस्ट्रक्शन थी और इस कंपनी में काफ़ी दिन से खराब चल रहे टेलीफोन एम्पलीफायर को सही करके कहीं ना कहीं टेस्ला ने अपने साइंटिस्ट करियर की शुरुआत भी कर दी थी। साल 1882 में अपने अंकल तिवादर पुस्कस की मदद से टेस्ला ने पेरिस में कॉन्टिनेंटल एडिशन कंपनी ज्वाइन करी। ये कंपनी पेरिस में नहीं खुली थी और ये उसमें लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का काम करते थे। इस दौरान टेस्ला ने कंपनी के लिए नए नए एडवांस डायनामो मोटर तैयार करे। साल 1884 में टेस्ला से प्रभावित होकर एडिसन ने चार्ल्स बैचलर के साथ इनको यूएसए बुलाया, जहाँ टेस्ला ने एडिसन मशीन वर्क्स में काम करना शुरू किया। एडिसन की कंपनी के लिए टेस्ला ने आर्क लैंप स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम पर काम करना शुरू करा, पर एडिसन कंपनी लो वोल्टेज करंट सप्लाई करती थी, जिसकी वजह से टेस्ला का यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। एडिसन की कंपनी में 6 महीने काम करने के बाद टेस्ला ने रिजाइन दे दिया, क्योंकि टेस्ला ने एडिसन मशीन वर्क के लिए 24 मशीन प्रोजेक्ट तैयार करे थे और जब बात बोनस देने की आई तो एडिसन अपने वादे से पीछे हट गए थे। शायद यहाँ से ही एडिसन और टेस्ला की दुश्मनी की भी शुरुआत हुई थी। एडिसन की कंपनी को छोड़ने के बाद टेस्ला अपनी आर्क लाइट को पेटेंट कराने के काम में लग गए और रॉबर्ट लेन और बेंजामिन वेल के साथ मिलकर के अपनी खुद की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली। इसी समय टेस्ला ने एडवांस डीसी जनरेटर और अल्टरनेटिव करंट मोटर बनाई, जिसे न्यूज़पेपर में खूब जगह मिली। पर कुछ समय बाद कंपटीशन के डर से सभी इन्वेस्टर्स ने टेस्ला का साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से एक महान इन्वेंटर को $2 प्रतिदिन के हिसाब से गड्ढे खोदने पड़े। साल 1886 में टेस्ला अल्फ्रेड ब्राउन से मिले, जिनको टेस्ला का थर्मोमैग्नेटिक मोटर का आइडिया बहुत पसंद आया। चार्ल्स पेक के साथ मिलकर अल्फ्रेड ब्राउन ने टेस्ला की इन्वेंशंस पर इन्वेस्ट करा और साल 1887 में एक नई कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक बनाई। इसी साल टेस्ला ने इंडक्शन मोटर इन्वेंट करी, जो कि एसी करंट पर काम करती थी। इस इंडक्शन मोटर को पेटेंट कराने के बाद जॉर्ज वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला के इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर डिजाइन के लिए डील साइन करी, जिसमें टेस्ला को $60,000 कैश मिले। साथ ही साथ वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला को 1 साल के लिए कंसल्टेंट के तौर पे $2000 पर मंथ भी देना शुरू कर दिया। पर इसी समय एडिसन ने वॉर ऑफ करंट कंपनीज के दौर में टेस्ला के खिलाफ कई प्रोपेगेंडा चलाए और डीसी करंट को वेस्टिंग हाउस के एसी करंट से बेहतर साबित करने की हर कोशिश करी, जिसकी वजह से वेस्टिंग हाउस की कंपनी की स्थिति बहुत खराब हो गई, जिसकी वजह से वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला का पेटेंट एडिसन की कंपनी के साथ मिलकर खरीद लिया। अपने एसी करंट बेस्ड पेटेंट बेचने के बाद टेस्ला के पास अच्छा खासा पैसा आ गया था। इसी बीच टेस्ला ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और रेडियो वेव्स को अच्छे से समझा और ऑक्सीलेटिंग ट्रांसफार्मर की खोज की, जिसे बाद में टेस्ला कॉइल भी कहा गया। इसकी इन्वेंशन टेस्ला ने हाई वोल्टेज, लो करंट और हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट को पैदा करने के लिए की थी। साल 1893 में कोलंबिया में हुई एक्सपोजिशन के दौरान टेस्ला ने सभी को स्टीम पावर रेसिप्रोकेटिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर दिखाया, जिसका प्रयोग नियाग्रा वाटरफॉल में भी करा गया। 2 साल बाद एडवर्ड डीन एडम्स की सहायता से टेस्ला ने अपनी खुद की कंपनी निकोला टेस्ला कंपनी खोली, पर टेस्ला की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़े दिन बाद ही टेस्ला की लैब में आग लग गई, जिसमें उसके सभी रिसर्च मटेरियल्स, मॉडल्स सब जल गए। जिसके बाद भी टेस्ला ने हार नहीं मानी और एक्सरेज को अपनी इन्वेंशन के साथ जोड़कर और बेटर करने के काम में लग गए। साल 1898 में टेस्ला ने रेडियो रिमोट कंट्रोल इन्वेंट करा, जिसकी सहायता से टेस्ला ने एक बोर्ड को इंस्ट्रक्शंस देकर के उसकी डायरेक्शन चेंज करवाई थी। इसके बाद टेस्ला ने वार्डन क्लिफ टावर पे काम करना शुरू करा, जिसका मेन पर्पस वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन था। टेस्ला इसके द्वारा काफी दूर तक रेडियो ट्रांसमिशन करवाना चाहते थे। इसके लिए जेपी मॉर्गन ने उनको $1.5 लाख दिए, पर उसी समय मार्कोनी के रेडियो के आविष्कार के बाद जेपी मॉर्गन ने टेस्ला के प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने से मना कर दिया, जिस कारण टेस्ला को अपने टावर्स बेचने पड़े और यहीं पे टेस्ला का प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया।
टेस्ला की सभी इन्वेंशंस के बीच उनका सबसे बड़ा सपना वायरलेस इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन का था, जिसके ऊपर उन्होंने 1890 से लेकर के 1906 तक काम करा। इस प्रोजेक्ट से टेस्ला का एम बिना वायर के हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसमिट करना था, पर वार्डेनक्लिफ टावर की फेल होने के बाद टेस्ला इकोनॉमिकली काफी वीक हो चुके थे, जिसकी वजह से टेस्ला के मैक्सिमम प्रोजेक्ट अधूरे रह गए। लंदन की एक न्यूज एजेंसी के अनुसार 1915 में एडिसन और टेस्ला दोनों को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करा गया था, पर टेस्ला को $20,000 प्राइज मनी ना मिली। इसके लिए एडिसन ने टेस्ला के साथ नोबेल प्राइज लेने से मना कर दिया, जिसके बाद टेस्ला और एडिसन दोनों ने ही नोबेल प्राइज के लिए मना कर दिया था। अपने 75वें बर्थडे के मौके पर टेस्ला ने टाइम्स मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अपनी कई सारी इन्वेंशंस को डिस्क्लोज करा। टेस्ला के अनुसार उन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, कॉस्मिक रेज और सुपर वेपल्स पर भी काम करा था। टेस्ला को कबूतरों को दाना खिलाने का बहुत शौक था। साल 1937 को जब वो कबूतरों को दाना खिलाने जा रहे थे, तब रोड क्रॉस करते टाइम एक टैक्सी कैब से टक्कर होने के कारण टेस्ला काफी घायल हो गए थे। इसके बाद टेस्ला ने किसी भी डॉक्टर से इलाज नहीं कराया और साल 1993 में 86 साल की उम्र में हार्ट अटैक से टेस्ला की मौत होटल न्यूयॉर्कर में हो गई। अपनी इन्वेंशंस के कारण पूरी दुनिया में टेस्ला के 300 से भी ज्यादा पेटेंट्स थे। विकिपीडिया के अनुसार टेस्ला की हाइट लगभग 6 फीट 2 इंच थी। टेस्ला को ग्रूमिंग और क्लोथिंग का बहुत शौक था। वो अपने हर काम को परफेक्ट तरीके से करने में यकीन रखते थे। कई लोगों का मानना था कि टेस्ला के पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी। वो एक बार भी जिस चीज को देख लेते थे वो हमेशा के लिए उनको याद हो जाती थी। टेस्ला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद बताया है कि वो कभी भी पूरे दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोते थे। टेस्ला को 369 नंबर में काफी यकीन था। उनका मानना था कि जो इन नंबर्स को समझ लेगा वो पूरी यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझा सकता है। इसी वजह से टेस्ला जिस भी होटल में रूम लेते थे उसका नंबर 3 से ही शुरू होता था। किसी भी नई जगह जाने से पहले उस बिल्डिंग के वो 3 बार चक्कर लगाते थे। टेस्ला के अनुसार 3, 6 और 9 ही सिर्फ ऐसे नंबर हैं जो बिना आइडेंटिटी लॉस के ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। टेस्ला के इस कंसेप्ट को आज मॉडर्न फिजिक्स भी सपोर्ट करता है और इनका प्रयोग एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी में भी किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।